श्री राजनाथ सिंह का रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार का किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ द्वीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती का आशीर्वाद। श्री राजनाथ सिंह, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज। भारत सरकार में रक्षा मंत्रालय सबसे बड़ा लैंड ओनर है। देश की लगभग 18 लाख एकड़ भूमि रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व में आती है, जो पूरे देश में लगभग 4,900 पॉकेट एवं 62 छावनियों में फैली है। रक्षा संपदा के नॉर्दर्न कमांड से श्री रविंद्र डीओ लेह और उनके साथ श्री प्रणव डिड़के एसडीओ 2 लेह और श्री टोटन विश्वास एसडीओ 2 अंबाला, जो सर्वेक्षण के समय एडीईओ रजौरी ऑफिस में कार्यरत थे, माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा अपने उत्कृष्ट योगदान हेतु पुरस्कृत होते हुए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। उसके बाद डिफेंस स्टेट्स के साउथ वेस्टर्न कमांड से श्री ओमपाल सिंह, ज्वाइंट डायरेक्टर वेस्टर्न कमांड, जिनकी तैनाती सर्वेक्षण के समय डीओ भटिंडा में थी, साथ ही श्री एच के वर्मा एसडीओ 1 साउथ वेस्टर्न कमांड, जो सर्वेक्षण के समय डीओ भटिंडा ऑफिस में ही कार्यरत थे, और मोहम्मद जाहिद उस्ता एसडीओ 2 डीओ भटिंडा ऑफिस, माननीय मंत्री जी द्वारा पुरस्कृत होते हुए। रक्षा संपदा के मध्य कमान से श्री विश्वास सोहल, वर्तमान में डीओ चंडीगढ़, ये सर्वेक्षण के समय डीओ दानापुर थे, और उनके साथ हैं डीओ दानापुर ऑफिस से श्री रुपेश सिंह एवं श्री रंजीत कुमार एसडीओ 1, माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा पुरस्कृत होते हुए आपको बहुत बहुत बधाई। इसके बाद मध्य कमान से श्री जाकिर हुसैन, वर्तमान में ज्वाइंट डायरेक्टर साउथ वेस्टर्न कमांड, सर्वेक्षण के समय ये डीओ जबलपुर में कार्यरत थे, साथ ही डीओ जबलपुर कार्यालय से श्री आदित्य गौरव एवं श्री सौरभ मिश्र एसडीओ 1 उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त करते हुए। रक्षा संपदा के पूर्वी कमान से डीओ कोलकाता ऑफिस से श्री रॉबिन बलेजा डीईओ एवं श्री प्रत्यय मंडल एसडीओ 2 एवं डीओ तेजपुर से श्री सौमेन समंता एसडीओ 2, माननीय रक्षा मंत्री जी से पुरस्कार ग्रहण करते हुए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तदोपरांत डीओ सिलीगुड़ी कार्यालय से श्री ए के नेमा डीईओ और श्री प्रणव कुमार दास एसडीओ 2 पुरस्कार ग्रहण करते हुए माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों द्वारा अपने उत्कृष्ट योगदान हेतु। देवियों और सज्जनों, डीओ गुवाहाटी कार्यालय में श्री विकास सरकार एसडीओ 2 ने सर्वेक्षण में उत्कृष्ट योगदान दिया। इस दौरान श्री सरकार की कोविड महामारी में अकस्मात मृत्यु हो गई, अतः मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आज यह पुरस्कार स्वर्गीय श्री विकास सरकार की धर्म पत्नी को प्रदान करें। हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। रक्षा संपदा के पश्चिमी कमान से डीओ दिल्ली कार्यालय से श्री विनीत लोटे डीईओ तथा श्री विवेक गुप्ता एसडीओ 1 और डीओ जलंधर से श्री अमित कुमार एसडीओ 1 अपने उत्कृष्ट योगदान हेतु सर्वेक्षण के कार्य में माननीय रक्षा मंत्री द्वारा पुरस्कृत होते हुए। और पश्चिमी कमान से ही डीओ पठानकोट की टीम डॉक्टर रोहित सिंह मलान डीईओ और श्री देवेंद्र कुमार एसडीओ 1 तथा डीओ चंडीगढ़ से श्रीमती सुनीता देवी एसडीओ 2, आपको बहुत बहुत बधाई। अब बारी आती है रक्षा संपदा के सदर्न कमांड से डीईओ जोधपुर ऑफिस के श्री अभिनव सिंह डीईओ, श्री इरफान खान एसडीओ 1 एवं श्री संजीव दास एसडीओ 2 सर्वेक्षण के बृहद कार्य में उत्कृष्ट योगदान हेतु माननीय मंत्री जी द्वारा पुरस्कृत होते हुए। साथ ही डीओ चेन्नई कार्यालय से श्री शरद एस एसडीओ भी हैं। उसके बाद श्री गौरांग बेहरा एडीईओ तथा श्री जयपाल एसडीओ 2 एडीओ पोर्ट ब्लेयर कार्यालय से, और डीजीडी कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर प्रोग्रामर श्री बी कार्तिकेयन, इन्होंने पोर्ट ब्लेयर की दुर्गम क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है, उत्कृष्ट कार्य किया है। माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा पुरस्कृत हुए अजय कुमार जी, डिफेंस सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, श्री संजीव मित्तल,
FADS और श्री अजय कुमार शर्मा, डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्टेट, रक्षा मंत्रालय के अन्य अधिकारी वर्ग, वर्चुअल माध्यम से जुड़े म्युनिसिपैलिटी तथा सभी कंटोनमेंट बोर्ड्स के अधिकारी वर्ग, मीडिया के साथियों, देवियों व सज्जनों, डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट्स द्वारा डिफेंस लैंड के सर्वे के कंप्लीशन पर आयोजित अवार्ड समारोह और ई छावनी वेबिनार के उद्घाटन सत्र में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हुई है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि डायरेक्टरेट जनरल द्वारा अत्याधुनिक तरीकों से देश भर की लगभग 18 लाख एकड़ डिफेंस लैंड का सर्वे और उसके डिजिटाइजेशन का ऐतिहासिक काम किया गया है। इसके लिए मैं डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्टेट श्री अजय कुमार शर्मा और आपकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आप सबकी सराहना करता हूं। साथ ही मैं उन सभी को अपनी विशेष बधाई देता हूं जिन्हें अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए अभी पुरस्कृत किया गया है। डिफेंस लैंड की क्लियर डिमार्केशन इन क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश की भूमि बड़ी विविधताओं से भरी हुई है। कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं जंगल तो कहीं रेगिस्तान। इसके अलावा सर्दी, गर्मी, बरसात, ऊपर से कोविड जैसे खतरे। ऐसे में हमारे डिफेंस स्टेट्स ऑफिसर और उनके स्टाफ को किस तरह की परिस्थितियों से जूझना पड़ा होगा, इसका अंदाजा सहज रूप से लगाया जा सकता है। मुझे जानकर खुशी हुई है कि पहली बार इस तरह के सर्वे में ड्रोन इमेजरी और सैटेलाइट इमेजरी का भी उपयोग किया गया है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में बेहतर विजुअलाइजेशन के लिए 3D मॉडलिंग टेक्निक्स का उपयोग भी आप लोगों द्वारा किया गया है, जो सर्वे के परिणामों को और भी अधिक एक्यूरेट और रिलायबल बनाता है। यह निश्चित ही DGD के लिए एक गर्व की बात है। साथ ही अन्य विभागों के लिए भी यह अनुकरणीय कार्य है। साथियों, किसी इलाके, प्रदेश अथवा राष्ट्र के विकास में सर्वे और लैंड रिकॉर्ड्स की क्या भूमिका होती है, इस पर अधिक बात करने की जरूरत नहीं है। गांव की छोटी छोटी सड़कों से लेकर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, हाईवेज और एयरफील्ड्स के निर्माण तक में सर्वेज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी सर्वे को किसी भी प्रकार के फिजिकल डेवलपमेंट का आधार कहा जा सकता है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो देखेंगे कि पहली बार हमारे देश का पूरा सर्वे करने वाला जॉर्ज एवरेस्ट का इतिहास में एक विशिष्ट स्थान है। कंपनी शासन में उन्हें भारत के सदर्न मोस्ट पॉइंट से नॉर्थ में नेपाल तक सर्वे की जिम्मेदारी मिली थी। इसमें उन्होंने अपने जीवन के 35 साल गुजारे थे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम इन्हीं के नाम पर रखा भी गया है। साथियों, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के विश्व भर में फैलने के पीछे अनेक कारणों में एक मुख्य कारण उनका सर्वे का ज्ञान भी था। अंग्रेजों को अपने सर्वेक्षण की जानकारी के आधार पर दुनिया के अनेक भागों में पैर जमाने में भी मदद मिली थी। आप लोग अवगत होंगे, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई ऐसे देश हैं जिनके आधुनिक स्वरूप का आधार सर्वेक्षण ही है। इसके पहले भी डच के लोग ईस्ट में अपना पैर जमा सके और उसके पीछे उनकी सर्वे और मैप मेकिंग की अच्छी नॉलेज भी थी। कहने का अर्थ साथियों, पिछले 200-300 सालों में हम देखें तो दुनिया भर में जो लोग अपना प्रभुत्व कायम करने में कामयाब रहे, उनकी यात्रा में सर्वे की नॉलेज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए आज जब हमारा देश नए नए और आधुनिक तरीकों से लैंड सर्वे की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो यह बड़े संतोष और खुशी की बात है। हमारे लिए तो यह निजी तौर पर प्रसन्नता का विषय है कि हम डिफेंस लैंड और छावनी क्षेत्रों की सुरक्षा और बचाव के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज का प्रयोग कर रहे हैं। साथियों, छावनी क्षेत्रों का जब जब जिक्र होता है तो मोटे तौर पर हमारे मस्तिष्क में ऐसे क्षेत्र की तस्वीर उभरती है जो फौजियों का
डेरा या आवास होता है। वह आम समाज से प्रायः अलग और अपने में मस्त रहने वाले लोग होते हैं आदि आदि ये धारणाएं रहती हैं, पर वास्तविकता इससे काफी अलग है। हम इतिहास उठाकर देखें तो देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में छावनी क्षेत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे इतिहास ग्रंथों में कटक और स्कंधारों का जिक्र हुआ है, जिससे आप में से कई लोग अवगत होंगे। उड़ीसा में एक कटक आज भी विद्यमान है, जो उड़ीसा का एक प्रमुख शहर है। अपनी संग्राम यात्रा में सैनिकों के छावनी क्षेत्र जहां जहां बसते गए, वहां वहां एक नया समाज, नई संस्कृति और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनता चला गया। साथियों, मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, यानी लखनऊ, वहां की नजाकत और वहां की मिठास भरी बोल यानी उर्दू से आप सभी वाकिफ होंगे। उर्दू का भी सैन्य क्षेत्रों में बड़ा पुराना नाता रहा है। पुराने समय में शाही लाव लश्कर जहां अपना पड़ाव डालता था उसे उर्दू कहा जाता था, और वहां की भाषा को जवाने उर्दू ए मुल्ला कहा जाता था। आगे चलकर हिंदी और उर्दू की मिली जुली भाषा को हिंदुस्तानी भाषा कहा गया। गंगा जमुनी तहजीब की प्रतिनिधि इस भाषा के गांधी जी बड़े समर्थक थे, और हमारी साझी विरासत को आगे बढ़ाने में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वह है इन क्षेत्रों से जन चेतना का जुड़ाव। ब्रिटिश शासन से त्रस्त भारतीय जनता के मन में उसके खिलाफ जब चेतना जगी, तो पहले पहल उसका उद्गार बैरकपुर जैसे छावनी क्षेत्र में ही हुआ था। आप लोगों को मालूम होगा, यहां के बिंदी तिवारी को अंग्रेजों की अवमानना के चलते फांसी भी दी गई थी। आगे चलकर यही घटना मंगल पांडे के साथ दोहराई गई, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनी। ऐसे में छावनी क्षेत्र हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ जन चेतना के भी केंद्र रहे हैं। आज जब हमारी सरकार अपने बजट में रक्षा भूमि की बाउंड्री के निर्माण के लिए एक अभूतपूर्व 173 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखती है, तो इसका अर्थ केवल फाइनेंशियल ग्रांट ही नहीं होता है। इसका अर्थ केवल एक फाइनेंशियल ग्रांट ही नहीं होता है, उसका अर्थ छावनी क्षेत्र के सहेजने का एक महत्वपूर्ण प्रयास होता है। और इसीलिए मैं आप लोगों के द्वारा किए गए इस काम को अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कह रहा हूं। साथियों, एक ग्रामीण क्षेत्र का किसान का बेटा होने के साथ साथ मैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रह चुका हूं, और मैंने जमीन की समस्याओं को जमीनी स्तर पर देखा है। तहसीलों और राजस्व विभाग के दफ्तरों में भूलेख, भूनक्शा, जमाबंदी और खसरा खतौनी की नकल की फाइलें दिन ब दिन इतनी बढ़ती चली जा रही हैं कि उनका एक जगह रख पाना अब बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसके अलावा फाइलें कितनी बार चोरी हो जाती हैं, आग लग जाती है, पानी और दीमक को भी भेंट चढ़ जाती हैं, वह बात अलग है। इसी तरह जमीनों की नाप जोख में देखें तो नक्शे पर गलती से गुनिया, जिसे स्केल कहते हैं, 1-2 सूत माने 1-2 पॉइंट भी इधर उधर दाएं बाएं हो जाए तो उससे वास्तविक जमीन का कई मीटर की हेराफेरी हो जाती है। होता यह है कि जमीन का मालिक अलग परेशान होता है और विभाग के अधिकारी अलग। इसके कारण हमारे देश के न्यायालयों में दीवानी मुकदमे भी, माने सिविल मुकदमे भी लगातार बढ़ते जाते हैं। डिफेंस लाइन की समस्याएं भी इनसे कुछ अलग नहीं है। इनको लेकर लगातार कैसी खबरें आती रहती हैं, उससे आप सभी अच्छी तरह अवगत हैं। कई रिपोर्टें बताती हैं, या आप सब भी जानते होंगे, कि हमारे देश में जितने भी सिविल कोर्ट केसेस पेंडिंग हैं, उनमें अधिकांश केसेस जमीनी विवादों से संबंधित है। ऐसे में एक स्टडी बताती है कि हमारे देश में लैंड या रियल एस्टेट से संबंधित एक मुकदमे के निपटारे में 20-20 साल तक लग जाया करते हैं।
यानी जमीन की नापजोक की सटीकता और विश्वसनीय रिकॉर्ड्स के अभाव के कारण हमारे राष्ट्र की अच्छी खासी ऊर्जा, धन और समय इस तरह के विवादों में चला जाता है। ऐसे में आप लोगों ने डिफेंस लैंड्स के सर्वे और उनकी डिमार्केशन के लिए टेक्नोलॉजी के सहयोग से जो काम किया है वह इस तरह की समस्याओं को काफी हद तक उससे निजात दिलाएगा, ऐसी मेरी मान्यता है। साथियों, टेक्नोलॉजी आज मानव जीवन और सभ्यता का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। केवल बड़े बड़े काम, बल्कि न केवल बड़े बड़े काम बल्कि दैनिक जीवन के छोटे छोटे काम भी आज टेक्नोलॉजी की मदद से आसानी से किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन हो या पारिवारिक, समाज या प्रशासन और सरकार, सभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईज ऑफ लिविंग की ओर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे कहते हुए खुशी होती है कि रक्षा मंत्रालय इसमें एक फ्लैग बियरर की भांति अपनी भूमिका निभा रहा है। उसके लिए आप सब भी बधाई के पात्र हैं। साथियों, डीजीडी के संदर्भ में ही मैं बात करूं तो पिछले ही साल मैंने, जो आपने देखा प्रत्यक्ष यहां पर, ई छावनी पोर्टल का उद्घाटन किया था और मुझे बताया गया कि इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद कैंटोनमेंट के निवासियों की सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। कई लोगों का यहां पर जो स्टेटमेंट था उसको भी आपने सुना। सेवाओं की प्रक्रिया में लगने वाले समय और कागजात में 50 से लेकर 80% तक की कमी भी हुई है। इसी तरह मैंने आत्मनिर्भर सप्ताह के अंतर्गत वन स्टॉप शॉप सृजन पोर्टल का उद्घाटन किया था, जो वेंडर्स को ऐसे सामानों, प्लेटफॉर्म और इक्विपमेंट की जानकारी देता है जिसका स्वदेशीकरण यानी इंडिजिनाइजेशन किया जा सकता है। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, ई सेहत पोर्टल, एमओडी पेंशन पोर्टल, एनसीसी ट्रेनिंग और गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल जैसे इनिशिएटिव्स भी इसी तरह के अन्य उदाहरण हैं, जिसमें हम टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे आर्म फोर्सेस पर्सनल और वेटरन्स की सेवा, शुश्रूषा और सम्मान को सुनिश्चित कर रहे हैं। साथियों, न केवल रक्षा मंत्रालय बल्कि हमारी सरकार अन्य मंत्रालयों और विभागों में भी डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयत्न कर रही है, जिससे हमारे सैन्य बलों समेत आम नागरिकों का जीवन यह अधिक सुगम बन सके। आप देखेंगे तो आज हमारा मौसम विभाग पहले की अपेक्षा अधिक सटीकता के साथ एक्यूरेट मौसम का पूर्वानुमान करने में सक्षम है। बारिश हो या तूफान, सूखा हो या बाढ़, बर्फबारी हो या समुद्री गतिविधियां, स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से इनके बारे में पहले ही पता किया जाता है। ऐसे में राहत के लिए हमारी सेनाओं और डिजास्टर रिलीफ टीम्स को यथास्थान तैनाती का उपयुक्त समय भी मिल जाता है। कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के कारण आज हमारे किसान भाइयों की चिंता काफी कम हुई है। मोबाइल पर अपने खेत की मिट्टी को उर्वर, फर्टाइल बनाने से लेकर बुआई, कटाई और अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी का चुनाव करने तक की सुविधा आज हमारे बहुत सारे किसान इसे प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह किसान सम्मान निधि हो या फिर उसके लिए बैंकिंग संबंधी अथवा अन्य सेवाएं हो, टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे किसान भाइयों तक सेवाएं शीघ्रता और पारदर्शिता के साथ पहुंच रही हैं। अभी सभी को इसका लाभ नहीं मिला है, लेकिन एक सर्टेन परसेंटेज हमारे देश में है जो किसानों का जो इसका लाभ उठा रहा है। अभी हाल ही में मुझे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के दौरे में किसान भाइयों के बीच जाने का अवसर मिला है। उनके चेहरे की खुशी ये बता रही थी कि टेक्नोलॉजी ने उनके जीवन में क्या भूमिका निभाई है। साथियों, हमारा प्रयास है कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग को जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ावा दें, और मुझे ये कहते हुए संतोष होता है कि हम इस दिशा में तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में बजट में आप सभी डिजिटल रुपए और डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा से भी अवगत होंगे। यह हमारी सरकार की टेक्नोलॉजी के माध्यम से विश्व स्तरीय व्यवस्थाओं तक पहुंचने के एक संकल्प को दर्शाती है। आज जब हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और डिफेंस लैंड के सर्वे में टेक्नोलॉजी के प्रयोग में हम एक अहम पड़ाव पर हैं, मैं आशा करता हूं इससे प्रेरणा लेते हुए सरकार में अन्य मंत्रालय
पर विभाग अपने अपने क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा देंगे और राष्ट्र निर्माण में अपनी और अधिक भूमिका सुनिश्चित करेंगे। साथियों, मैंने पहले भी कहा है और आज भी फिर से दोहराता हूं कि हमारा हमेशा यह प्रयास होना चाहिए कि आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा और सहूलियत का पूरा ख्याल रखा जाए। इसी तरह मैं आशा करता हूं डीजीडी में लगातार बढ़ती तकनीकों के प्रयोग से कामों में और पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता आएगी। मैं पहले भी डीजीडी से इस बारे में आग्रह कर चुका हूं और आज भी मैं कहता हूं कि जहां संभव हो आप नए नए रिफॉर्म कीजिए और अपनी कार्य पद्धति में और अधिक कैसे उसको प्रभावशाली बनाया जा सकता है, इसके लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। वैसे मैं कह सकता हूं कि डीजीडी इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि मंत्रालय हर स्तर पर आपके साथ है। आज आप लोग ई छावनी वेबिनार शुरू कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं उसमें इस विषय पर भी आप लोग चर्चा करेंगे। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं एक बार फिर सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं और इस महत्वपूर्ण और अनुकरणीय कार्य के लिए डीजीडी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय।